Have a good day, class. Have a good day, class 7 student. Now today your social science history chapter number 1, page number 3, also second video for your learning. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. Historians लोग जो ऐतिहासिक लोग होते हैं वो लोग अभी क्या है आज के ज़माने में बहुत ही केयरफुल है। जो टर्म्स वो लोग यूज़ करते थे पहले उसको उस टर्म को की मीनिंग बहुत सारे चेंजेस हुआ है, तो इसी के लिए वो लोग भी बहुत ही केयरफुल रहते हैं टर्म्स को यूज़ करने के टाइम। टेक फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिया जाता है लाइक दैट ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। एक सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, हम लोग सभी जानते हैं फॉरेनर क्या है। फॉरेनर हम लोग कॉमनली क्या जानते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं उन लोगों को, दूसरे कंट्री के लोग होते हैं उन लोगों को फॉरेनर कहा जाता है। इट इज़ यूज टूडे टू मीन समवन हु इज नॉट एन इंडियन। ये यूज़ होता है आज के ज़माने में जो इंडियन नहीं है उन्हीं के ऊपर। बट इन द मिडिवल पीरियड ए फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. But मिडविल पीरियड में, ऐतिहासिक ज़माने में या मिडविल हिस्ट्री में क्या कहा जाता है, फॉरेनर का टर्म्स या फॉरेनर इन्हीं लोगों को कहा जाता था जो लोग आगंतुक मीन्स जिन लोगों को हमने कभी नहीं देखे हैं। लाइक दैट कि मैं जब आपके स्कूल में आया था या पारो मैम, तो आप लोगों को लगा था कि इन लोगों को तो आप लोगों ने कभी नहीं देखे हैं, तो उस टाइम ऐसे लोगों को कहा जाता था फॉरेनर, मतलब परदेशी, जो उस समाज से और उस कल्चर से बिलोंग नहीं करता है। इन हिंदी द टर्म परदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं परदेशी और पर्शियन लैंग्वेज में अजनबी कहते हैं। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। जैसे एक शहर से आए हुए लोग जो गांव में आया है, नया आया है, उसको भी हम लोग फॉरेनर कहते थे पहले, और जंगल से आए हुए लोगों को भी हम लोग फॉरेनर कहते थे, आदिवासी लोगों को भी। बट टू पीजेंट लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर। लेकिन दो फार्मर, दो पीजेंट एक ही गांव में रहते हैं और एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे हैं, तब उसको फॉरेनर नहीं कहा जाएगा। इवन दो दे मे हैव डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। अगर उनमें से हो सकता है कि उस दो फार्मर का रिलीजियस या कास्ट, मतलब कोई एक हिंदू है कोई एक मुस्लिम है या जो भी है किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसको हम लोग फॉरेनर नहीं कहते हैं। नाउ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation। ऐतिहासिक लोग क्या करते हैं, जो इतिहास के बारे में बोलने के लिए या जानकारी देने के लिए बहुत सारे सोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, जो नेचुरल्स हो सकता है या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मिला हो। लास्ट ईयर for example you read about the rulers of the Gupta dynasty and हर्षवर्धन। लास्ट ईयर मीन्स क्लास 6 में आप लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़े थे। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 to 1750। इस बुक में भी हम लोग 700 से 1750 तक की सालों के बीच में जो भी घटनाएं हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historian for the study of this period। आप लोग ये नोटिस करेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन में हिस्टोरियंस लोग जो स्टडी किए थे और स्टडी करने के बाद इसको बहुत सारे पीरियड में, अध्याय में डिवाइड किया है। दे स्टिल rely on coins, inscription, architecture and textual record for information। ऐतिहासिक लोग
उस जमाने का मतलब 700 टू 1750 का इतिहास दर्शाने के लिए जो चीज़ों को अपनाया है उसमें से क्या क्या है ना, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन के लिए इन लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसमें भी डिसकंटिन्यूटी कंसिडरेबल है। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम में क्या है ना, जो वेराइटीज ऑफ रिकॉर्ड जो टेक्स्ट किया गया था उसमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएट हम लोगों को देखने को मिलेगा और चेंजेस भी देखने को मिलेगा। दिस स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। धीरे धीरे ऐतिहासिक लोग दूसरे इंफॉर्मेशन को भी कलेक्ट करके हम लोगों के सामने रखे हैं। दो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस टाइम में जबकि पेपर जो लिखने का कागज़ होता है, ये कागज़ बहुत ही सस्ते में मिलता था और बहुत ही ज़्यादा परिमाण मिलता था। People use it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petition and judicial record and for register of accounts and taxes। तो इस कागज़ को कॉमन पीपल यूज़ करते थे, या उस जमाने में लोग किस लिए यूज़ करते थे ना, क्रॉनिकल्स ऑफ रूल्स, राजाओं के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में लिखने के लिए, चिट्ठी लिखने के लिए, या पढ़ाई लिखाई करने के लिए, या जुडिशियल रिकॉर्ड जजमेंटशिप देने के लिए भी उस टाइम यूज़ करते थे। और इसके साथ साथ इकोनॉमिकल साइड में अकाउंट्स और टैक्स के बारे में भी लिखते थे उसी कागज़ को इस्तेमाल करते हुए। मैन्युस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मॉन्टेसरीज एंड टेम्पल। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे मैन्युस्क्रिप्ट, या प्रीवियस क्लास में भी आप लोग पढ़े थे। मैन्युस्क्रिप्ट है हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ भी चीज़ लिखना है, लाइक पत्थर के दीवार पे हो या मेटल के कोई भी धातु के ऊपर लिखने के लिए लिखा जो जाता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहता है। ये सब कलेक्ट किया था कहाँ से ना, वेल्दी पीपल, उस टाइम के जो पीपल रिच पीपल थे, रूलर राजा थे, या तो फिर मॉन्टेसरीज या टेम्पल में, मतलब चर्च या मंदिर से कलेक्ट किया गया था। दे वर प्लेस्ड इन लिबरीज एंड आर्चिव्स। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये इतिहास के बारे में जानने के लिए ऐतिहासिक लोगों को बहुत सारे हेल्प करता है, बट इसको यूज़ करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उस ज़माने में कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था उस लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस in those days, so scribes copied manuscript by hand। उस टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था कि लोग, या जेरोक्स मशीन नहीं था कि लोग छपवा के रखेंगे, तो इसका कोई भी बुक या कॉपी या किताब या किसी भी चीज़ जब जो भी लिखा जाता था पेपर में उसका कॉपी किया जाता था। कैसे न, एक इंसान या बहुत सारे इंसान मिलकर उसका कॉपी बनाते थे, हैंड राइटिंग, अपने हाथों से लिख के। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise। जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब कॉपी कंप्लीट करने के लिए कहा जाता है आप लोग दूसरे फ्रेंड की कॉपी लेकर उसको कंप्लीट करते हैं, तो ये बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि वो कॉपी आपको मिलेगा, उसको हैंड राइटिंग आपको समझना है, उसके बाद आपको उसको कॉपी करना है, तो ये बहुत ही टफ काम होता है। समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, देखो वही लिखा है योर हैंड राइटिंग, एंड आर फोर्स टू गेज व्हाट इज रिटेन। और तब क्या होता है, जब समझ में नहीं आता है तब कोशिश किया जाता है समझने के लिए। एज ए रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो आप अपने दोस्त से की कॉपी से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी से कॉपी लेकर उसका नकल उतार रहे हैं, उसमें क्या होता है एक डिफ्रेंशिएट रह ही जाता है, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक हो या चाहे हैंड राइटिंग में हो, चाहे कोई भी वर्ड मिसिंग हो जाए, इस तरीके का। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समव्हाट सिमिलर, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करना भी
ऐसे ही सिमिलर डिफ़िकल्टीज को सामना करना पड़ता है। एज scribes copy manuscript, they also introduce small changes, a word here, a sentence there। तो यही मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट करने के लिए के टाइम वर्ड सेंटेंस में चेंजेस आ जाता है। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंशली डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर। तो इसी मैन्युस्क्रिप्ट को हैंडराइटिंग के द्वारा कॉपी करते वक्त क्या होता है, डिफ्रेंशिएट आ जाता है। एक राइटिंग एक स्टोरी के साथ दूसरे स्टोरी का डिफ्रेंशिएट कैसे आता है ना, सेंटेंस और वर्ड जब डिफरेंट हो जाता है तब उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रियली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे। ये सच में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को जो ऑथर जो बुक मेन पहले सबसे पहले लिखा था उसका राइटिंग हम लोगों को अभी नहीं मिल पाता है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्रिप्ट्स। हम लोग डिपेंड्स करते हैं जो बाद में उसका कॉपी बनाया गया था उसके ऊपर। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्सन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेज व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। इसी के चलते हुए ऐतिहासिक लोग क्या करते हैं, एक ही स्टोरी के बारे में बहुत सारे राइटर का जो लिखा हुआ है कहानी है उसको पढ़ते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं और समझने की ये कोशिश करते हैं कि ओरिजिनली जो पहले फर्स्ट टाइम लिखा था उन्होंने क्या कहने की कोशिश किए हैं। ऑन ओकेशंस ऑथर रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम। और इसके चलते हुए जो लोग लिख रहे हैं वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने अपने लैंग्वेज को में बदलाव ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग पिक्चर फिगर नंबर 2 में देख रहे हैं, शायद में भी ये उर्दू या पर्शियन लैंग्वेज यूज़ किया गया है। आफ्टर दैट इस लैंग्वेज में जो स्टोरी यूज़ किया गया है उस स्टोरी चाहे हिंदी में यूज़ हो, चाहे बंगाली में हो, चाहे संस्कृत में हो, चाहे तमिल में हो, चाहे मराठी लैंग्वेज में हो, तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट बार बार चेंज होता जा रहा है लोगों के द्वारा, इसमें एक डिफ़िकल्टीज क्रिएट होता है। द 14th century chronicle Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। तो जियाउद्दीन बरानी नाम का एक क्रोनोलॉजिकल मतलब एक राइटर उस जमाने में फर्स्ट उन्होंने एक स्टोरी या एक रिटन किया था, एक गद्या बोलो या स्टोरी बोलो लिखे थे ये 1356 में, और जबकि उसका सेकेंड वर्सन या कॉपी किया गया था 2 साल बाद। द टू डिफरेंट फ्रॉम each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960। But historians ऐतिहासिक लोगों के हाथ में 1960 साल से पहले भी इनके लिखे हुए जियाउद्दीन बरानी के लिखे हुए जो ओरिजिनल कॉपी उनके हाथ में नहीं आया था। सो दैट्स वाई क्या हुआ, उन्होंने जो लिखा था उसका कॉपी मिला था, इसमें बहुत सारे सेंटेंस का प्रॉब्लम हो या वर्ड का प्रॉब्लम हो, इसके चलते हुए हम लोगों को भी हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज या बहुत सारे मिस गाइड हो जाता है। इट रिटन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन इज रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। और इसी के चलते हुए अभी नॉट ओनली आवर कंट्री, हमारे देश में ही सभी कंट्री में एक लाइब्रेरी बिल्डअप किया गया है जहाँ पर ऐतिहासिक सारे चीज़ों को या रिटन को स्टोरी को प्रिजर्व करके रख पाए। सॉरी, so that's it for today. You people read very carefully